नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे अनुच्छेद के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी संसद को एक बहुत ही अनोखी, एक असाधारण शक्ति देता है। भारत का नक्शा बदलने की शक्ति। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 4 की। तो सबसे पहले एक सवाल जो दिमाग में आता है, क्या भारत में एक नया राज्य बना देना या किसी राज्य की बाउंड्री को बदल देना या उसका नाम बदल देना इतना आसान काम है? क्या इसके लिए कोई बहुत ही मुश्किल और लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती होगी? आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन इसका जवाब है हाँ, ये प्रक्रिया उतनी जटिल नहीं है जितनी लगती है। और इसका सारा राज हमारे संविधान के आर्टिकल 4 में छिपा हुआ है। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो आज के इस डिस्कशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये स्पेशल रूल आखिर है क्या। फिर आर्टिकल 4 की बेसिक बातें जानेंगे, संसद की शक्ति का असली राज क्या है वो देखेंगे, तेलंगाना बनने का एक रियल एग्जाम्पल लेंगे और आखिर में वो सारी जरूरी बातें जो एग्जाम के लिए पता होनी ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। समझते हैं कि आखिर क्यों आर्टिकल 4 को संविधान का एक स्पेशल रूल कहा जाता है। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो आर्टिकल 4 अपने आप में कोई शक्ति नहीं देता। ये एक प्रोसीजरल आर्टिकल है। मतलब ये एक तरह की गाइड बुक है जो ये बताती है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो शक्तियां मिली हैं उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा, तो फिर इसकी मूल बातें क्या हैं? ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? आइए इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब इस पर जरा ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है। स्टेप 1, संसद आर्टिकल 2 या 3 का इस्तेमाल करके कानून बनाती है। मान लीजिए एक नया राज्य बनाने का। स्टेप 2, इस कानून को लागू करने के लिए संविधान की अनुसूची 1 और 4 में बदलाव करना ही पड़ेगा। और स्टेप 3, जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है, आर्टिकल 4 साफ साफ कहता है कि ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है इसे संविधान का संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। पर सवाल ये है कि सिर्फ अनुसूची 1 और 4 में ही बदलाव क्यों? सिंपल लॉजिक है। अनुसूची 1 में भारत के सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ऑफिशियल लिस्ट है। नया राज्य बनेगा तो लिस्ट में नाम जोड़ना पड़ेगा ना। और अनुसूची 4 में यह बताया गया है कि किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी। तो जब कोई राज्य टूटेगा या नया बनेगा तो सीटों का बंटवारा भी तो बदलेगा। इसीलिए इन दोनों में बदलाव करना जरूरी हो जाता है। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। संसद की जबरदस्त शक्ति के पीछे का असली राज क्या है? और ये राज छिपा है मेजॉरिटी यानी बहुमत के काइट में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर याद रखिए, आर्टिकल 2 तब इस्तेमाल होता है जब किसी बाहरी इलाके को भारत में शामिल करना हो, जैसे सिक्किम को किया गया था। और आर्टिकल 3 देश के अंदर ही राज्यों की बाउंड्री बदलने या नया राज्य बनाने के लिए है, जैसे तेलंगाना बना। आर्टिकल 4 इन दोनों पर ही लागू होता है। तो संसद ये काम करती है साधारण बहुमत से। अब ये क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन जितने भी सदस्य पार्लियामेंट में मौजूद हैं और वोट डाल रहे हैं, बस उनके 50% से एक ज्यादा वोट चाहिए, बस काम हो गया। अब जरा इसकी तुलना विशेष बहुमत से करके देखिए, जो संविधान में संशोधन करने के लिए चाहिए होता है। इसमें सदन के टोटल मेंबर्स का बहुमत चाहिए और साथ ही जो लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत भी चाहिए। ये हासिल करना कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बात ये याद रखनी है, वो यही है। आर्टिकल 4 ये साफ कर देता है कि नए राज्य बनाने का काम आर्टिकल 368 के तहत आने वाला संविधान संशोधन है ही नहीं, और इसीलिए इसके लिए मुश्किल वाले विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। ये काम आसान वाले साधारण बहुमत से हो जाता है। यही है संसद की शक्ति का असली राज। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक असली ताजे उदाहरण से समझते हैं। इससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं तेलंगाना के जन्म की। तो देखिए ये कहानी कैसे आगे बढ़ी। 2013 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन बिल संसद में लाया गया। फरवरी 2014 में पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा दोनों ने इसे साधारण बहुमत से पास कर दिया। मार्च में राष्ट्रपति जी की मुहर लगी और 2 जून 2014 को भारत को एक नया राज्य मिल गया। और इसी के साथ 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया। ये सब कुछ आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 की वजह से ही इतनी आसानी से संभव हो पाया। और याद है हमने अनुसूची 4 की बात की थी, उसका असर देखिए। तेलंगाना बनने से पहले पूरे आंध्र प्रदेश के पास राज्यसभा की 18 सीटें थीं। बंटवारे के बाद ये सीटें भी बंट गईं। आंध्र प्रदेश के हिस्से में आईं 11 सीटें और नए राज्य तेलंगाना को मिली 7 सीटें। ये था अनुसूची 4 में हुआ वो जरूरी बदलाव।
तो चलिए अब फटाफट से उन की पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। इस सेक्शन को ध्यान से सुनिएगा। ये समझ लीजिए कि ये रिवीजन के लिए एक चीट शीट है। पहली बात, आर्टिकल 4 सिर्फ एक प्रोसेस है। दूसरी और सबसे जरूरी बात, इसके तहत हुए बदलाव आर्टिकल 368 वाले संविधान संशोधन नहीं है। तीसरी बात, ये काम साधारण बहुमत से होता है। चौथी बात, अनुसूची 1 और 4 में बदलाव कंपल्सरी हैं। और हाँ, एक और पॉइंट, ऐसे बिल के लिए राष्ट्रपति की पहले से सिफारिश जरूरी है, लेकिन वो इसे रोक नहीं सकते। इस पूरी व्यवस्था के पीछे की जो सोच है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इस एक वाक्य में छुपी है, एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब भारत एक संघ के रूप में अविनाशी है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन इसके अंदर के जो राज्य हैं उन्हें प्रशासन की सुविधा के लिए बदला जा सकता है, यानी वो विनाशी हैं। तो अगर आज के इस पूरे डिस्कशन को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, आर्टिकल 4 हमारी संसद को ये ताकत देता है कि वो साधारण बहुमत से भारत के पॉलिटिकल मैप को फिर से बना सके, और इसके लिए किसी मुश्किल संविधान संशोधन की प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है। और जाते जाते एक सवाल जरूर सोचना है, ये शक्ति सरकार को चलाने में फ्लेक्सिबिलिटी तो देती है, पर क्या इससे केंद्र यानी सेंटर राज्यों के मुकाबले बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो जाता? क्या ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के संतुलन पर असर डालता है? इस पर सोचिएगा जरूर। तो उम्मीद है कि अनुच्छेद 4 का ये पूरा कॉन्सेप्ट अब एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सुम्मा सुमी एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।